अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन और इसराइल जो है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान तनाज़ा है और वर्ल्ड डिवाइड हो चुकी है। इस वक़्त दुनिया जो है वो 2 अलग-अलग हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो चुकी है। एक साइड पे मुसलमान कंट्रीज़ हैं, अरब्स हैं और दूसरी तरफ पे वेस्ट है। इसराइल को वेस्ट सपोर्ट कर रहा है और फ़लस्तीन को थोड़ी बहुत जो है वो मुसलमान ममालिकों से जो है वो मदद मिल रही है। ये दोनों कंट्रीज़ का हिस्ट्री क्या है और दोनों का जो है तनाज़ा कैसे स्टार्ट हुआ, हम हिस्ट्री से इस चीज़ को जो है ना वो देखने की कोशिश करते हैं। सन 1870 के करीब जो है वो 1870 के करीब जो फ़लस्तीन का एरिया है, यहाँ पे आबादी नहीं थी, बहुत सारा एरिया खाली था और ज्यूज़ जो है वो वहाँ से मुख्तलिफ़ एरिया से जो है वो ट्रैवल करते हुए एज़ ए रेफ्यूजी एज़ ए महाजिर जो है वो यहाँ पे आकर आबाद होना शुरू हो गए। सन 1870 से लेकर सन 1880 तक यहाँ पे जो ज्यूज़ हैं उन्होंने आके जो है वो हिजरत करके यहाँ पे आके अपनी कॉलोनियलाइजेशन और अपनी आबादकारी स्टार्ट कर दी। इस एरिया में आने की रीज़न क्या थी? उसका बैकग्राउंड ये है कि यरूशलेम की वजह से इस एरिया के साथ एक ख़ास मोहब्बत और ख़ास अकीदत है ज्यूज़ को। और ज्यूज़ अपने आप को इस एरिया के साथ अटैच करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने हिजरत करके मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया। आपको मैं बताता चलूँ सन 1870 में कोई मुल्क नहीं था, ना फ़लस्तीन था, ना इसराइल था। ऑटमन एम्पायर के अंडर ये सारा एरिया था और इस एरिया के ऊपर जो है वो ऑटमन जो एम्पायर रूल कर रही थी। उसी दौरान इनका जो एक अखबार नवीस या कह सकते हैं जर्नलिस्ट जो है वो एक मैगज़ीन जो होता है वो शाया करता है और उस मैगज़ीन के अंदर इसराइल और ज्यूज़ के लिए एक अलग से एक कंट्री के लिए जो है वो डिमांड करता है और उनको अपने ज्यूज़ को एक कम्युनिटी को एक मैसेज देता है कि हमें अपने रहने के लिए एक अलग ज्यूज़ का एक कंट्री बनाना चाहिए और एक फाउंडेशन करता है एक अलग रियासत के लिए एक एफर्ट करने की कोशिश करता है। इस जो आदमी जो जर्नलिस्ट है इसका नाम था हेज़लवुड। ये आदमी 1893 में 1893 एक मैगज़ीन निकालता है और उस मैगज़ीन के अंदर जो है ना तमाम ज्यूज़ को जो है ना वो इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उनकी कम्युनिटी को इकट्ठा करता है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाके कैंपेन रन करता है और मुख्तलिफ़ जो ज्यूज़ की जो कम्युनिटी के जो हेड्स थे उनको इकट्ठा करके एक तरह से एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश करता है। 1915 के अंदर वर्ल्ड वार वन स्टार्ट होती है और ब्रिटिश और ऑटमन एम्पायर के दरमियान ये वर्ल्ड वार वन स्टार्ट होती है। उस वर्ल्ड वार वन में डेफिनेटली फ्रेंच जो थे वो इनके साथ थे, ब्रिटिश के साथ थे। तो उस 1951 से जो वर्ल्ड वार वन स्टार्ट होती है, कोई 1918 तक कुछ चीज़ें जो है वो वाज़े हो जाती हैं और ऑटमन एम्पायर को जो है वो शिकस्त होती है इसमें। इसी असना में ऑटमन एम्पायर के ख़त्म होने के से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो 3 डिफरेंट पार्टीज़ के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स करती है। सबसे पहला जो वो एग्रीमेंट करती है ज्यूज़ के साथ करती है कि अगर हम कामयाब हो गए तो आपको रहने के लिए अलग कंट्री और अलग स्पेस देंगे, अलग आपकी आइडेंटिटी होगी और आपको ज्यूज़ को एक अलग से मुल्क बना कर देंगे। इसी तरह अरब्स के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्रीमेंट करती है कि अगर ऑटमन एम्पायर्स अगर आप हमारा साथ देते हैं इस रेवोल्यूशन में या इस तहरीक में, आप लोग भी हमारा साथ देते हैं तो आपको अलग से जो है वो अलग अलग जो है कंट्रीज़ बना कर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यूएई, सऊदी अरब और ये एरियाज़ जो थे ऑटमन एम्पायर्स के अंडर थे। उसके बाद जब से अरब्स ने उनके साथ सपोर्ट किया तो उसके बाद ये कंट्रीज़ बन गए। इसी तरह जो रियल एग्रीमेंट होता है वो फ्रेंच के साथ होता है ब्रिटिश का कि अगर हम इस एरिया में कामयाब हो जाते हैं या ऑटमन एम्पायर फेल हो जाती है तो हम इसको 50-50 बांट लेंगे। और रियल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बेसिकली फ्रेंच के साथ होता है। ज्यूज़ के साथ एग्रीमेंट करने का मकसद ये होता है कि अमेरिकन सपोर्ट मिल जाए, अमेरिकन लॉबीज़ जो यहूदी लॉबी है अमेरिका को सपोर्ट में वो हमें भी सपोर्ट करे फाइनेंशली भी और मॉरली भी, ताकि अमेरिका की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिल जाए। इसी तरह अरबों के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट करने की कोशिश की थी उसमें यह था कि अंदर से एक बगावत हो जाए और ऑटमन एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाए। ऑटमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद उनको एक लालच दिया गया था कि हम आपको अलग अलग एक रियासत बना कर देंगे, अलग अलग कंट्रीज़ बना कर देंगे जिसमें आप रूल करेंगे।
तो कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए, लेकिन जो रियल फैक्ट था, रियल जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो फ्रेंच के साथ उन्होंने किया था कि जब हम यहाँ पे कामयाब होंगे, वार में विन करेंगे, तो उसके बाद जो है वो हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो 50-50 एरिया अपने पास रख लेंगे। हुआ भी फैक्चुअली इसी तरह के 1918 से लेकर 1948 तक जो एरिया फ़लस्तीन का था और इसके सराउंडिंग्स का एरिया था, ये सारा एरिया जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। इसी तरह जो यूएई या इस साइड का मिडल ईस्ट का एरिया था, वो सारा एरिया फ्रेंच के कंट्रोल में चला गया। 1918 से लेकर 1948 तक जो है ये इन दोनों कंट्रीज़ में इन एरियाज़ के ऊपर रूल किया। उसके बाद 1948 से कुछ अरसा पहले जर्मनी में जो हिटलर की जो थी पॉलिटिकल विंग, वो विन कर गई और उन्होंने जो ज्यूज़ थे उनके ऊपर जो है अटैक कर दिया। ज्यूज़ जहाँ जहाँ उन्हें मिलते थे उसको असैसिनेट करते जा रहे थे। एवरीवन नोज़ के ज्यूज़ के साथ हिटलर ने क्या किया था। तो जो ज्यूज़ थे उन्होंने हर एरिया से जहाँ जहाँ पे वो मौजूद थे वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया फ़लस्तीन के एरिया में। इसी एरिया में जहाँ पे फ़लस्तीन मौजूद है, यरूशलेम मौजूद है, वो घूम फिर के सारे इधर आके आबाद होना शुरू हो गए। स्टार्ट में तो ब्रिटिश ने उनको अलाउ किया, लेकिन बाद में उन्होंने रोक दिया। इस चीज़ से जो है वो इसराइलियों के और ज्यूज़ के दिमाग के अंदर एक और ज़्यादा जो है वो शिद्दत पैदा हुई और एक और ज़्यादा अपनी नेशनल कॉज और अपनी एक अलग मुल्क के लिए एक जज्बात पैदा हुए और उन्होंने इसको रेजिस्ट किया और एक एज ए नेशनल जो है एक इशू बना के अपनी एक कौमी सतह के ऊपर चीज़ों को बना के उन्होंने जो है वो उसको लिया और जज्बात में आकर उन्होंने अपने सारे इस सेटअप को जो है वो ओवरऑल इस पॉलिसी के तरफ लेकर आए कि हमें अलग एक मुल्क की ज़रूरत है, हमारे पास तो रहने के लिए जगह ही नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट किया और इस अपनी इस पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर उन्होंने पूरी जो ज्यूज़ थे कम्युनिटी, उनको जो है ये चीज़ मेक श्योर करवा दी कि हमारे पास कोई कंट्री नहीं है, कोई हमारे पास रियासत नहीं है रहने के लिए, कोई हमें रहने की इजाज़त नहीं देता। उससे जो एक जो तहरीक थी वो और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर रही। 1948 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल कर रही थी फ़लस्तीन के एरिया को और इस सारे रीजन को, लेकिन उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर होती जा रही थी। उनको समझ नहीं आ रही थी आगे हम करें क्या। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इसको जो है वो इस एरिया को जो है वो इनके हैंड ओवर कर देते हैं। जिस एरिया में फ़लस्तीन वाले आबाद हैं, फ़लस्तीनी आबाद हैं, मुसलमान आबाद हैं, उस एरिया को फ़लस्तीन के लोगों को दे देते हैं। जिस एरिया में ज्यूज़ आबाद हैं, ज्यूज़ वो एरिया सारा जो है वो इसराइल को दे देते हैं, यानी कि एज ए कंट्री वो अपना नाम इसराइल ऑलरेडी उसको डिक्लेयर कर चुके थे, तो वो इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करके उनको ये ज्यूज़ को एरिया दे देते हैं। लेकिन उन्होंने विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस एरिया को छोड़ दिया और इनको कहा कि जी आप अपने एरिया के ऊपर अपनी रियासत बना सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन को उन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया कि आप इनकी डिवीज़न करवा दें, हमसे ये डिवीज़न या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। यूनाइटेड नेशन इस सारे सिनेरियो के अंदर घुसती है और इस सारे एरिया की जो है ना बाउंड्रीज बना देती है। फ़लस्तीन के पास जितनी एरिया था या जितनी आबादी थी या रकबा था, उस एरिया के अंदर फ़लस्तीन को जो है वो सारे एरिया को दे देते हैं और जिस एरिया में इसराइली आबाद थे, यहूदी आबाद थे, उस एरिया को इसराइल, और इनकी एक बाउंड्री भी बना देते हैं। 1948 में दोनों मुल्क मार्ज़ वजूद में आते हैं, इसराइल और फ़लस्तीन। जो एरिया फ़लस्तीन के लोगों के पास था वो उनको एज ए कंट्री मिल जाता है, जो एरिया इसराइल के लोगों के यहूदियों के पास था वो उनको एज ए कंट्री मिल जाता है और उनकी बाउंड्रीज भी डिफाइन हो जाती हैं। अब आते हैं जी इस 1948 की डिवीजन के बाद जो अरब कंट्रीज़ थे, जैसे इजिप्ट था, जॉर्डन था, इन अरब कंट्रीज़ और जो साथ सराउंडिंग्स के कंट्री लेबनान, इनको ये डिवीजन पसंद नहीं आई। ये इस चीज़ की मुखालफत करती हैं और इनके माइंड में ये होता है कि यूनाइटेड नेशन ने इसराइलियों को फेवर देने के लिए ये डिवीजन की है और हम इस डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने अरब वार 1 1949 में जो है ना वो इसराइल के अगेंस्ट स्टार्ट कर दी। अब इस वार के बाद जो है इसराइलियों के अंदर एक दफ़ा फिर नेशनलिज्म का एक जो है वो नारा बुलंद हुआ और आपस में उन्होंने एक थॉट प्रोसेस किया कि अगर अब आज हम ये जंग हार जाते हैं तो हमें आने वाले दौर में कभी भी अपना मुल्क नसीब नहीं होगा। उन्होंने इस चीज़ को अना का मसला बनाया और ये जंग एक छोटा सा मुल्क जिसके अगेंस्ट 5 मुल्क अरब के लड़ रहे थे वो उसको शिकस्त दे दी। लेकिन
जो एरिया कुछ इस तरह से डिवाइड हो गया। उसमें जो गजा था वो इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक चला गया जॉर्डन के पास। जो फ़लस्तीन के लोग थे, जो मुसलमान थे, उनके पास 1 इंच भी जगह नहीं बची जहाँ पे वो अपना एक अलग मुल्क बनाते या अपने एक अलग मुल्क के तौर पे एक आइडेंटिटी के तौर पे अपने आप को शो करवाते। इसी तरह की एक जंग अरब्स के दरमियान दोबारा हुई, अरब्स और इसराइलियों के दरमियान दोबारा हुई 1967 में। 1967 में जो अरब वार हुई, उस अरब वार के अंदर अगेन इसराइल ने वो जंग जीत ली और उस जंग के नतीजे के अंदर आप अगर देखें तो उसमें इसराइल ने ना सिर्फ गज़ा के ऊपर जो कि फ़लस्तीन का एरिया था, वेस्ट बैंक के ऊपर कब्ज़ा किया, बल्कि इजिप्ट के बहुत सारे एरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया 1967 में। जब इस सारे एरिया के अंदर जो है वो सारा उसने कब्ज़ा कर लिया इसराइल, तो वहाँ पे उन्होंने 1967 से लेकर 1980 तक वहाँ पे कॉलोनियाँ बनाना स्टार्ट कर दी, वहाँ पे जो है आबादकारी शुरू कर दी। इसराइल के जो लोग थे वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो आबाद होना स्टार्ट हो गए। वहाँ से बहुत बड़ी तादाद जो रेफ्यूजीज़ की थी या माइग्रेट्स की थी, वो इसराइली माइग्रेट्स वहाँ से उठ के फ़लस्तीन का जो एरिया है, वेस्ट बैंक का एरिया था, उसके अंदर आबाद होना शुरू हो गया। उन्होंने बहुत बड़े एरिया के ऊपर आबादकारी शुरू कर दी। इसी असना में 1979 के अंदर इजिप्ट की और जो प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का, उनके दरमियान आपस में पीस टॉक हुई दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान। और जो एरिया 1967 में इजिप्ट का चला गया था इसराइल के पास, वो उन्होंने उन्हें वापस कर दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि आइंदा आप हमारे अगेंस्ट जो है वो किसी किस्म की वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज अगर हम देखते हैं कि इजिप्ट जो है वो बॉर्डर को ओपन नहीं कर रहा या वार का हिस्सा नहीं बन रहा, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो पीछे 2-3 दफ़ा वो जंग हार चुके थे इसराइल से, और एक एग्रीमेंट हुआ था उनके आपस में कि जो है वो आप किसी भी किस्म की वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आप फ्यूचर में बने तो दोबारा जो है वो आपको जो नुकसान होगा उसकी रेमेडी नहीं की जाएगी। 1964 में PLO फ़लस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन माज़े वजूद में आई। 1964 के फ़ौरन बाद जब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, तो उन्होंने यही सोचा कि ये जो जंग है ये हथियार के बगैर नहीं जीती जाए। मुजाहिदीन ने ये प्लान किया कि हम जो है वो जंग करके एक जहाद करके एक जो है ना कंट्री हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें कोई इजाज़त नहीं देगा कि अपने आप को एक अलग से कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज़ करवाएं और अलग से आप अपने लिए कंट्री, अपने बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग से कंट्री ले सकें। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट में यूएनओ ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, लेकिन 1974 में इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए पोलिटिकल विंग फ़लस्तीन के राइट्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी विंग जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और एक रिकॉग्नाइज कर दिया एक पोलिटिकल विंग। 1974 में इनका जो है ना आपस में ये इस तरह से जो है वो रिकॉग्निशन हो गई। इसी असना में चीज़ें चलती रहीं। 1993 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे फ़लस्तीन के इस PLO के, और प्राइम मिनिस्टर जो थे इसराइल के, वो एक पीस लवर जो शख्सियत थे, प्राइम मिनिस्टर थे ज्यूज़ के। उन्होंने फ़लस्तीन की एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट किया, यहाँ के लोगों को भी एक्सेप्ट किया, और एज ए फ़लस्तीन एज ए कंट्री भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। 1993 में जो इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ, पीस टॉक्स हुई, उसके अंदर फ़लस्तीन ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया और इसराइल ने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया एज ए कंट्री। और दोनों कंट्रीज़ के जो रहनुमा थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कोई ना कोई फार्मूला निकालना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ अपने अपने एरियाज़ के अंदर एक अच्छी पीसफुल लाइफ गुजार सकें। इसी दौरान 1987 में हमास की फाउंडेशन हो चुकी थी। 1987 के अंदर फाउंडेशन हुई हमास की, तो वो एक एज ए जो है वो एक जिहाद ग्रुप के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट हुआ फ़लस्तीन के अंदर और गज़ा के अंदर। इनका ये कंसेप्ट था कि जो PLO के लोग हैं या PLO की जो पार्टी है वो पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है और रिकन्सिलिएशन की कोशिश कर रही है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। और ये चूँकि हमारे ऊपर ज़्यादती हुई है, हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, और पीस टॉक भी हमारे साथ इसी तरह से की जा रही है, हमारा एरिया पे कब्ज़ा करके और सारी चीज़ों को कर। इनका एक आइडियोलॉजी थी कि जहाद के थ्रू हम जो है अपना मुल्क जो है वो प्रॉपर तरीके से हासिल कर सकते हैं, और हम अपनी जो है वो हम PLO
को नहीं एक्सेप्ट करते, उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी वजह से हमारा आधा हिस्सा जो है वो इसराइल के पास जा रहा है। 1994 में इलेक्शन होते हैं और पीएलओ एक प्रॉपर गवर्नमेंट के तौर पे फ़लस्तीन की बनती है। इस जो गवर्नमेंट है वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट और उसमें एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ और प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से, जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट्स बनती हैं और वो एक मार्ज़ वजूद में आती है, एक सिस्टम के तौर पे मुल्क में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। इसी असना में इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर था जिसने पीएलओ के साथ एग्रीमेंट किया था, उसकी असैसिनेशन हो जाती है। जो ज्यूज़ के अंदर कट्टर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि इस प्राइम मिनिस्टर ने हमारी साख ख़राब की है, हमारे एरियाज़ को जो है वो फ़लस्तीन को दे दिया है, और उनका ये ख्याल था कि फ़लस्तीन के लोगों को किसी किस्म के 1% भी जो है वो जगह नहीं मिलनी चाहिए इस एरिया में, ये सारा हमारा इलाका है और इसके ऊपर हम ही हुकूमत करेंगे। तो उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया और उसके बाद जो है वो उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया कि हमने जितना भी फ़लस्तीन है, जितनी भी गज़ा की पट्टी है, जितनी भी वेस्ट बैंक की पट्टी है, सारे एरिया से फ़लस्तीन के लोगों को निकाल कर इस एरिया के ऊपर हमने काबिज़ होना है और इस जगह पे हमने कब्ज़ा करना है और इसको अपना एक मुल्क बनाना है। इसी असना में 1996 में अगेन इलेक्शंस होते हैं फ़लस्तीन के अंदर और हमास जो है वो इस इलेक्शंस को बाइकाट करता है और उसके बाद जो है वो चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से दोबारा से टग ऑफ वार की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जो पीस, जो थॉट प्रोसेस पीएलओ का और जो प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का, वो सारा ख़त्म हो जाता है। चीज़ें वापस उसी तरफ जाना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे शुरू में हो रही थी। 2002 के अंदर एक जो है ना सिविल वार की कैफियत हो जाती है। इस सिविल वार के अंदर जो है वो इसराइल और फ़लस्तीन और हमास और इन सारे जो विंग्स हैं इनके आपस में टकराव होता है, आपस में लड़ाई होती हैं, फाइट्स होती हैं और इधर से ये अपनी कोशिश कर रहे होते हैं, उधर से इसराइली अपनी कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी असना में वेस्ट बैंक के जो एरिया के अंदर इसराइली और ज्यूज़ ने जो है वो कॉलोनलाइजेशन कर ली थी, आबादकारी कर ली थी, उसके सराउंडिंग्स में सारी दीवार बना देते हैं। इस सारी दीवार बनाने का मकसद ये होता है कि जो लोग ज्यूज़ जो फ़लस्तीन के अंदर आबाद हो चुके हैं, जो वेस्ट बैंक के अंदर आबाद हो चुके हैं, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड, वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड्स अलॉट कर देते हैं, एक प्रॉपर चेक पोस्ट बना देते हैं, वहाँ पे उनके फ़ौजी तैनात कर देते हैं, आर्म फोर्स उनकी ट्रैवल करना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से होता कुछ यूँ है कि फ़लस्तीन के जो लोग वेस्ट बैंक में रह रहे होते हैं, जो मुसलमान वेस्ट बैंक में रह रहे होते हैं, उनको गुजरने की, सांस लेने तक की दुश्वारी होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये है कि उनके लिए रहना, ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है इस सारी पिक्चर के अंदर। और ओवरऑल देखा जाए तो फ़लस्तीन के लोगों के पास बचता कुछ भी नहीं है। वेस्ट बैंक के अंदर 3 डिफरेंट जो है ना वो हिस्से बन जाते हैं। हिस्सा ए जो होता है, पार्ट ए जो होता है, उसके ऊपर फ़लस्तीन की जो पीएलओ और फतेह एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हुकूमत होती है। जो एरिया बी होता है उसके ऊपर दोनों की हुकूमत होती है, फ़लस्तीन की फतेह जो ऑर्गेनाइजेशन थी और पीएलओ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी। और इसके अलावा जो तीसरी एरिया होती है सी, उसके अंदर इसराइल की टोटल कंट्रोल होती है। ये वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड करके ये रूल करना शुरू कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद 2006 में इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शंस के नतीजे के अंदर हमास जो है वो कामयाब हो जाता है, लेकिन माइनर मेजॉरिटी के साथ। 132 सीटों में से 74 सीटें जो हैं वो हमास के हिस्से में आती हैं और उन्होंने वहाँ पे हुकूमत पूरे फ़लस्तीन में बना दी। लेकिन इस चीज़ में आपको थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि फ़लस्तीन के अंदर जो फ़लस्तीन के पास एरिया था ना वो 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड था। जो गज़ा था उसमें हमास का कंट्रोल था पूरा। जो वेस्ट बैंक था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी था उसके ऊपर फतेह और पीएलओ का कंट्रोल ही, लेकिन उसके अंदर इसराइल की बहुत सारी आबादकारी हो चुकी थी। इस वजह से उसकी जो
ओवरऑल एरिया फ़लस्तीन के पास था वो बहुत कम था। अब आते हैं एज ए कंट्री, अगर कोई जमात जीतती है तो वो रूल किस तरह से करे। उनके पास थोड़ा सा एरिया गज़ा में था, थोड़ा सा एक साइड पे वेस्ट बैंक के पास के साथ था, थोड़ा सा दूसरी साइड पे था, तो टुकड़ों में बटा हुआ था एरिया। मतलब पूरा ऊपर एक जगह नहीं थी जिसके ऊपर वो रूल कर पाते और चीज़ें डिलीवर कर पाते। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की जो डिवीज़न हुई थी उसमें मैं आपको बताता चलूँ, उसके हिसाब से उनके पास दो डिफरेंट एरियाज़ थे फ़लस्तीन के पास जो उनको दिए गए थे। एक गज़ा था, एक वेस्ट बैंक था। गज़ा के अंदर फिर भी कंट्रोल था कोई फ़लस्तीनियों का, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सारे एरिया के ऊपर जो है इसराइली आबाद हो चुके थे, उनकी कॉलोनीज़ बन चुकी थी और उन एरियाज़ के अंदर उन्होंने बाउंड्रीज़ बना के अपने आपको सेपरेट भी कर लिया था और साथ में आर्म फोर्स लगा के फ़लस्तीनियों को गुजरना आना जाना, चेक पोस्टें, ये वो सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। 132 में से 74 सीटें लेकर 2006 में जब हमास जो है ना इक़्तिदार में आया तो उनके पास माइनर मेजॉरिटी थी। इसी असना में PLO और हमास के दरमियान कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और आपस में जो मेजॉरिटी ना नहीं होने की, दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क था, चीज़ों में डिफरेंसेस थे, तो इस वजह से आपस में सिविल वार स्टार्ट होगी। अब उस सिविल वार के नतीजे में इसराइलियों को और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, उन्होंने और ज़्यादा उस चीज़ में फ़लस्तीनियों को तंग करना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल ये सारा सिनेरियो बनता गया और इस सारी सिनेरियो के अंदर फ़लस्तीनियों का नुकसान ही हुआ। ये थी मुकम्मल हिस्ट्री जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अगले वीडियो के अंदर मैं आज की करंट डेट के अंदर फ़लस्तीन की जो हालत है, जो कंडीशन है इस वक्त, क्या हमास कर रहा है और क्या इस वक्त वार के अंदर हो रहा है, आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। अभी तक के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।